लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था। यहाँ तक आप कर लें, आगे समझ आते हैं तो देख लीजिएगा, वरना 8 तक आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में ही आपके पास है स्केलिंग और ग्राफिंग वगैरह, उसको देखते हैं कि हमारे पास किस तरह शिफ्टिंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपके पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है सिंपल, तो उसको हमने देखने को कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आता है ज़्यादातर। फिर आप इनको कर लें। आपके पास है वर्टिकल शिफ्ट्स। पहले तो अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है y=f(x) का, उसमें आपके पास k यूनिट्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ उसका कैसे चेंज होगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है y=x², उसमें आपके पास +2 आ जाता है या -2 आ जाता है, तो वो उसकी शेप कैसे चेंज होगी वो हम देखते हैं। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f फंक्शन अप k यूनिट्स इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये जो k ऐड हुआ है वो पॉजिटिव नंबर है, 2 है, 4 है, इस तरह, तो वो कितना होगा, उतने यूनिट्स आपके पास अप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपके पास अगर +2 हुआ है तो आपका ग्राफ, अगर ये सिंपल था तो आपके पास 1 और 2 यूनिट्स ग्राफ अप हो जाएगा, शेप आपके पास वही रहेगी। अगर 1 होता है तो 1 यूनिट अप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ग्राफ क्या होता है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स ये के हमारे पास माइनस आ रहा है, के इज़ लेस देन 0, के -2 है, तो आपके पास ग्राफ क्या हो जाएगा, उतने यूनिट्स आपके पास डाउन शिफ्ट हो जाएगा। जो शेप थी उतने ही यूनिट्स आपका शेप वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये था f(x) फंक्शन वही रहेगा, उसमें के ऐड हो जाएगा। ये है आपके पास x में वैल्यू ऐड हो रही होगी, तब आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स होंगी। ठीक है, अगर आपके पास जैसे x² था, वो आपके पास बन जाता है x+2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो x में एडिशन हुआ। ठीक है, फंक्शन जैसे स्क्वायर वाला था वो स्क्वायर वाला ही रहा है। अब अगर वो आपके पास पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो आपके पास ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, और अगर वो नेगेटिव नंबर आया तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, आपके पास ग्राफ में x-2 आ गया। ठीक है, 2 माइनस हुआ है तो आपके पास ग्राफ सेंटर में था तो वो क्या हो गया, 2 यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। और इधर देखें, आपके पास अगर x+3 आया तो ग्राफ आपके पास, ये बहुत ही लाइट सी शेड आपको नज़र आ रही है, 3 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी। जब 2 माइनस हुआ है तो आपके पास ये ग्राफ 0 पे था तो 2 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब माइनस होगा तो राइट पे होगा, प्लस होगा तो लेफ़्ट पे होगा। इसी तरह वर्टिकल शिफ्ट्स क्या हैं, जब प्लस वाला ऐड हो रहा होगा तो वो ऊपर जाएगा, और माइनस वाला ऐड हो रहा होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। इसके अलावा आपके पास स्ट्रेचेस हैं। अगर आपके पास y के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, फंक्शन के साथ c ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ c। ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा खुला हो जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। और कहाँ स्ट्रेच करेगा, वर्टिकल स्ट्रेचेस आएंगे इसमें, बाय अ फैक्टर ऑफ c। इसी तरह अगर आपके पास 1/c है, उसका उलट आपके पास आ रहा है। ठीक है, 1 से जैसे ग्रेटर देन वैल्यू है, c इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो 1/c क्या होगा, लेस देन 1 वैल्यू आ रही होगी, तो वो आपके पास उसमें क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली। ठीक है, जैसे ग्राफ यूँ है वर्टिकली तो वो स्मॉल हो जाएगा, इस तरह कंप्रेस कर जाएगा। और अगर आपके पास क्या है, c ग्रेटर देन 0 जो है ऊपर, तो वो वहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास इस तरह। जैसे ये ग्राफ देखें, आपके पास ये सेंटर वाला ग्राफ है, जब हमने c उसको 3 को मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ आपके पास यहाँ से स्ट्रेच कर गया ऊपर। ठीक है, जब 1/3 था तो ये ग्राफ नीचे वर्टिकली कंप्रेस कर गया। ठीक है, ये है आपके पास। फिर वो तो आपके पास बाहर मल्टीप्लाई हुआ। अगर आपके पास जब x के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, c(x) जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगा, और 1/c जब होगा तो आपके पास वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अपोजिट है, जब c हो रहा होगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और 1/c हो रहा होगा तो वो आपके पास स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह है आपके पास ये। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी आउटलाइन में तो मैंने आपको करा दिया, आपने कर लेना। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, और ये वाले भी हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग 51 से 60 तक। ठीक है, इसमें बस आपसे पूछा गया कि किस चीज़ में क्या, कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो तो उसकी क्या वो होगी, कितने यूनिट्स ऊपर जाएगा, कितने यूनिट्स नीचे जाएगा, कितना स्ट्रेच होगा, उसमें आपके पास वही है चीज़ें, c की वैल्यू है, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है,
देखिए आपको यहाँ बताया दिया गया है, गिव एन इक्वेशन फॉर द शिफ्टेड ग्राफ टू स्केच द ओरिजिनल एंड शिफ्टेड ग्राफ टुगेदर, लेबल ईच ग्राफ विद इट्स इक्वेशन। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इतना, आप बस आपको समझ आती हो, ठीक है। अब जैसे डाउन शिफ्ट हुआ है 3, हाँ डाउन का कैसे होते हैं, वर्टिकली डाउन जाता है ना, तो आपके पास जब डाउन जाता है तो क्या होता है, आपके पास उसमें से माइनस के ऐड होता है, तो ये 3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा -3, ठीक है। इसी तरह आपके पास जब लेफ्ट में जाएगा तो आपके पास एक्स के अंदर वो चीज़ ऐड होगी, वो क्या चीज़ ऐड होगी आपके पास +2, तो आपके पास क्या हो जाएगा x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इसको करना है। ये इसकी सोल्यूशन बुक भी आपको मैंने भेज दिया और ओरिजिनल बुक भी मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। ये आपने करने, अगर ना भी इतना इसमें वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वही थ्योरी उसकी याद कर लेना, ठीक है, लेकिन इसको करने की कोशिश करना। ये शिफ्ट्स, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई हैं आपको, ये बताई हैं, ठीक है। इनको समझें, इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से देखें तो आपसे वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपने करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहे तो फिर परेशान नहीं होना, इतने इम्पोर्टेंट ये नहीं। फिर है आपके पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये आपने वैसे तो पढ़े होंगे, क्या होते हैं हमारे पास sin x, cos x, tan x, इस तरह की चीज़ें, ये हमारे पास आपके पास क्या कहलाते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने याद रखनी है। ये इसको मैं टिक करती जाती हूँ जो जो चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए कि सारे क्या होते हैं वैल्यूज़। ये साइन थीटा आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये साइन थीटा आपके पास होता है ये अपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। कोसेकेंड उसका फिर उलट होता है, हाइपोटेनियस ओवर अपोजिट। कॉस थीटा क्या होता है, ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, फिर सेकेंड उसका अपोजिट होता है। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट ओवर एडजेसेंट। कॉट क्या होता है, उसका उलट आप कर लोगे। ये आपके पास 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ उन्होंने हमें बता दिया। फिर ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये आप याद करना चाहे तो ये याद कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ये है आपके पास क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है। इसमें हमारे पास तमाम जो होते हैं एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास टेन पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये आप AST, ठीक है, या इस तरह याद करना चाहे तो उन्होंने बताया है कास्ट रूल, ठीक है। ये आगे अगर इस तरह याद करें, एक्स रूल, कोई भी वर्ड आप इस तरह जहन में रख सकते हैं, आपको बस पता हो कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, ठीक है, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। फिर आपके पास ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन इज पीरियोडिक इफ देयर आर पॉजिटिव नंबर p सच दैट f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x। फंक्शन पीरियोडिक होता है कि अगर उसके में p कुछ ऐड करें तो उस इंटरवल के बाद वो फंक्शन की वैल्यू दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू p इज कॉल्ड इट पीरियड ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपके पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उनका पीरियड होता है, साइन और कॉस का पीरियड होता है 2π, ठीक है। ऊपर भी देखें इन्होंने बताया है कि थीटा में 2π ऐड करें तो वो फंक्शन दोबारा वही आ जाता है, ठीक है। और फिर आप ये आइडेंटिटीज़, ये फार्मूलाज याद कर लें, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बस याद करने वाले इस एक्सरसाइज में से बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हाफ एंगल फार्मूलाज और लॉ ऑफ कोसाइंस, यहाँ तक आप ये फार्मूलाज याद कर ले, इसमें से बस ये। फिर हम आते हैं 2.1 पे, ठीक है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमने की हैं। अब हम करते हैं चैप्टर 2 स्टार्ट, ठीक है। वो हमारा वो है फर्स्ट, तो मोस्टली आपके पास MCQs के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आ जाए तो वो फिर लॉन्ग में आ सकते हैं। आपके पास है चैप्टर नंबर 2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले आपने इसमें से करना है ये वाली डेफिनेशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर एन इंटरवल। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल इज। एवरेज चेंज क्या होता है y में,
उसको डेल वाई से डिनोट करते हैं। इंटरवल एक्स वाला है तो डेल एक्स हमने लिखा है डेल वाई बाय डेल एक्स। क्या चेंज होता है, ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ का चेंज आएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और नीचे एक्स की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ऊपर एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर एन इंटरवल। ठीक है, ये आ गया। फिर है आपके पास लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है लिमिट की। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन an open interval about x naught except possibly at x naught itself. If f of x gets arbitrarily close to L for all x sufficiently close to x naught, we say that f approaches the limit L as x approaches to x naught, and we write it as this. ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों में बताती। देखें, आपके पास ये फंक्शन है और लिमिट के नीचे हमने लिखा है x अप्रोचेज टू x नॉट इज इक्वल टू L। इस पूरी थ्योरी में जो उन्होंने बताया कि वो ये बताया कि x जैसे जैसे आर्बिट्रेरली क्लोज टू आपके पास x नॉट, x जाता है x नॉट को अप्रोच करता है, तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, L को अप्रोच करता है, तो वो L आपके क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी समझ आती है तो आपने लिखना एज x अप्रोचेज टू x नॉट f of x approaches to L, then L is called the limit of the function। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं लिमिट के ये क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें बताने का मतलब क्या है कि जो लिमिट होती है उसका मतलब ये होता है कि हम उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे होते, हमारे पास होता है कि x के करीब करीब की वैल्यू उस पर, क्योंकि लिखा होता है ना x अप्रोचेज टू x नॉट, तो जैसे जैसे x नॉट को अप्रोच करता जाता है तो f ऑफ x भी एक ख़ास वैल्यू को अप्रोच करता जाता है, वो उसकी लिमिट कहलाती है। जैसे कि अगर आपके पास है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो हम 2 नहीं पुट कर रहे हैं, हमारे पास होते हैं 2 के करीब करीब की वैल्यू उस पर। ठीक है, 1.9 1.5 1.4 उस पर जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे तो आंसर हमारे पास 3.9 3.95 3.999 मीन्स 4 के करीब करीब आता जाएगा, तो 4 को अप्रोच कर रही होगी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, ये फंक्शन दिया हुआ है तो हमने ये, ठीक है, हमारे पास लिमिट थी 1, तो देखें 1 के करीब करीब की सारी वैल्यूज़ हम पुट करते गए तो आंसर हमारे पास क्या आया है 2 के करीब करीब का आया, तो हमारी लिमिट क्या कहलाई है 2 कहलाई। अब ये है आपके पास फंक्शन लिमिट फाइंड करना। ठीक है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो जब आप कांस्टेंट की लिमिट फाइंड करते हो तो उसका आंसर आपके पास कांस्टेंट ही आता है, क्योंकि उसमें एक्स वगैरह तो है नहीं कि हम कुछ पुट करके देखें। तो 4 है तो उसका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, इधर भी 4 है, उसका आंसर 4 ही आएगा, लिमिट कुछ भी हो आपके पास। ठीक है, एक्स है तो आपके पास उधर 3 समझे आपने पुट किया तो आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, जो लिमिट होगी आंसर वही आ जाएगा, सिर्फ एक्स जो है। अब 5x माइनस 3 है, तो सिंपली अगर आपने लिमिट पुट करनी है तो हमने क्या किया, बस वही वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई 10, 2 पुट की, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 7, इसी तरह इधर -2 पुट किया x की जगह तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, और इधर आपको यही बताया है कि आगे x पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो आपके पास लिमिट है। जैसे यहाँ x पे आपके आंसर लिमिट 3 थी तो आंसर 3 आ गया, और कांस्टेंट हो तो आपके पास k का आंसर k ही आता है, 4 का आंसर 4 ही आ गया आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हो। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप 21 से 28 और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज 21 से 34 तक के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, 21 से 34 तक के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2.2 में आ जाएंगे लिमिट के लॉज और असल लिमिट के क्वेश्चन फाइंड करना। ठीक है, इधर तो आपके पास यही है, थोड़ा सा देख लेना और पिछले चैप्टर को भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ये 2.2 से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपने फ़ौरन मुझे मैसेज आ जाता है, जी मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा। मेरे पास और डिसिप्लिन्स में और क्लासेस भी हैं बेटा, सिर्फ आपकी क्लास नहीं होती। हर क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट, मैं सबको अलग अलग रिप्लाई नहीं कर सकती। आपकी अगर 60 की क्लास है, कुछ फेलोज़ ने से लाजमी क्वेश्चंस हो गए होंगे,
तो आप अपने फेलोज से पूछें कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपसे हो गया या नहीं हो गया। जिसे हो गया है उन्होंने भी चुप करके नहीं बैठना। आप जितना उसको उन दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपकी अपनी रिवीजन हो रही होगी। हो सकता है कुछ पॉइंट आपसे स्किप हो गया हो, जब आपके फेलोज आपसे पूछेंगे तो वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाता है। तो आपने एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि पूरी क्लास से ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, फिर वो आपने मुझे बताना है, वो भी आपकी GR मुझे बताएगी, आपने अपनी GR को, फिर मैं आपको वो अगेन समझाऊंगी। अगर जो क्वेश्चन किस आधी क्लास से हो गया तो वो आप आपस में कंसर्न करनी, ठीक है। अब ये आपने इस तरह करना है और साथ के साथ करना है। इस वीक का काम ने इसी वीक ही करना है, ठीक है। हो सकता है फिर मैं आपसे इसकी असाइनमेंट भी लूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की असाइनमेंट भी दूंगी, फिर आपके ये सेशनल के मार्क्स वगैरह भी लगते हैं। तो आप अपना साथ के साथ करते जाना है। ये नहीं सोचना कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा।